आज हम गोता लगा रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के बहुत ही मशहूर और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले उपन्यासों में से एक 1984 की दुनिया में। हमारे पास इसका एक काफी डिटेल सारांश है जो इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके अंदर छिपे गहरे विचारों को खोलता है। हाँ। कमाल की बात यह है कि ये किताब देखिए 1949 में आई थी। हाँ। पर आज भी कमाल है, कितनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। और चौंकाने वाली बात है। तो आज हमारा मिशन है इसी दुनिया की परतों को उधेड़ना, समझना कि ऑरवेल क्या दिखा रहे थे, कौन से किरदार अहम है और चेतावनियां क्या थी उनकी। बिल्कुल, और इसकी प्रासंगिकता ही इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। 1984 सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सत्ता, नियंत्रण, सच क्या है और इंसान की आजादी का क्या मतलब है, इन सब पर एक बहुत ही गहरा और गंभीर चिंतन है। सही। इसकी दुनिया जटिल है, भयानक है, लेकिन इसी के जरिए ऑरवेल कुछ बुनियादी सवालों से हमें रूबरू करवाते हैं। तो हाँ, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी दुनिया से। सेटिंग, कहानी घटती है ओशियानिया नाम के एक विशाल सुपरस्टेट के एक प्रांत में। नाम है एयर स्ट्रिप 1। हाँ, जो पहले ग्रेट ब्रिटेन था। हाँ, पहले ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ राज है द पार्टी का, और पार्टी का चेहरा है एक रहस्यमयी, हर जगह मौजूद रहने वाला नेता, बिग ब्रदर। हर पोस्टर पे, हर स्क्रीन पर लिखा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। माहौल दम घुटने वाला। और इस दमनकारी माहौल को बनाए रखने के लिए समाज को बहुत सख्ती से बांटा गया है। एक पूरा सिस्टम है। अच्छा, कैसे? सबसे ऊपर है इनर पार्टी, ये रूलिंग क्लास है। आबादी का मुश्किल से 2%। सारी शक्तियां, सारी सुविधाएं इनके पास। फिर आती है आउटर पार्टी, आबादी का करीब 13%। इसमें विंस्टन स्मिथ जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं पर नौकरशाह, पार्टी के लिए काम करते हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। अच्छा, इन्हीं पर सबसे ज्यादा। और फिर है विशाल बहुमत, लगभग 85% आबादी, प्रोल्स। ये मजदूर वर्ग है जिन्हें पार्टी जानबूझकर अशिक्षित रखती है। उन्हें लॉटरी, शराब, सस्ती चीजों में उलझाए रखती है पार्टी। अरे, बड़ी चालाकी से बांटा है समाज को। बिल्कुल। प्रोल्स पर ध्यान नहीं देना क्योंकि खतरा नहीं हाँ, है। उन्हें खतरा नहीं मानते। और आउटर पार्टी पर कड़ी निगरानी क्योंकि वो सोच सकते हैं। बिल्कुल, यही इस संरचना की क्रूरता है और प्रभावशीलता भी। प्रोल्स को एक तरह से आजाद छोड़ दिया गया है, पर उनकी आजादी अज्ञानता पर बेस्ड है। उन्हें पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं और पार्टी को उनसे। दूसरी तरफ आउटर पार्टी के सदस्य लगातार पार्टी के प्रोपेगेंडा, निगरानी, टेलीस्क्रीन के जरिए। हाँ, वो टेलीस्क्रीन। हाँ, और मनोवैज्ञानिक दबाव में जीते हैं। यहीं पर पार्टी के वो मशहूर नारे आते हैं जो पूरी व्यवस्था का सार हैं। हाँ, वो नारे, युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है, और अज्ञानता ही ताकत है। सुनने में ही एकदम उल्टे लगते हैं, विरोधाभासी। बिल्कुल, ये नारे डबल थिंक का सटीक उदाहरण है जिस पर हम आगे बात करेंगे। संक्षेप में कहें तो पार्टी इन विरोधाभासों को सच की तरह पेश करती है। जैसे युद्ध ही शांति है का क्या मतलब? लगातार युद्ध की स्थिति बनाए रखने से समाज में एक तरह की एकता और डर बना रहता है, जो पार्टी के लिए आंतरिक शांति और स्थिरता लाता है। अच्छा, पार्टी के लिए शांति? हाँ, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरनाक एक बोझ की तरह दिखाया जाता है। इसलिए गुलामी यानी पार्टी की गुलामी ही सच्ची स्वतंत्रता है, और जनता को अज्ञानी बनाए रखने से ही पार्टी की ताकत बनी रहती है। ये नारे सिर्फ दीवार पर लिखे शब्द नहीं है, ये वो नींव हैं जिस पर पार्टी का पूरा कंट्रोल टिका है। समझ गया। और इसी भयानक दुनिया में हमारा मुख्य किरदार है विंस्टन स्मिथ, आउटर पार्टी का सदस्य, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, सत्य मंत्रालय में काम करता है। और विडंबना देखिए, नाम सत्य मंत्रालय। हाँ, वही तो। काम है पार्टी की मर्जी के हिसाब से पुराने अखबारों, रिकॉर्ड्स को बदलना, सच को मिटाना और इतिहास को दोबारा लिखना। हाँ, उसका काम ही पार्टी के सबसे बड़े झूठ का हिस्सा है। लेकिन विंस्टन, वो अंदर से इस सिस्टम से नफरत करता है। अच्छा। उसमें एक विद्रोह की चिंगारी है। वो अतीत को, सच्चाई को याद रखने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो एक अपराध कर बैठता है। क्या? वो एक डायरी खरीदता है और उसमें लिखना शुरू करता है। पहली ही एंट्री में वो लिखता है, बिग ब्रदर मुर्दाबाद। ओह, ये तो बहुत बड़ा रिस्क हुआ उस दुनिया में। हाँ, मौत की सजा वाला अपराध, क्योंकि ये एक स्वतंत्र विचार का प्रतीक है। पार्टी के कंट्रोल से बाहर एक निजी जगह बनाने की कोशिश,
और वहां निजी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डायरी लिखना इतना बड़ा अपराध? बिल्कुल। विंस्टन के अलावा एक और अहम किरदार है जूलिया। वो भी आउटर पार्टी की सदस्य है, फिक्शन डिपार्टमेंट में काम करती है। ओके। वो भी पार्टी से नफरत करती है, लेकिन उसका विद्रोह विंस्टन से बहुत अलग है। कैसे अलग है? मतलब विद्रोह तो विद्रोह है। नहीं, देखिए, विंस्टन का विद्रोह ज्यादा वैचारिक है। वो बड़े बदलाव चाहता है, वो पार्टी की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जबकि जूलिया का विद्रोह ज्यादा निजी और शारीरिक है। उसे पार्टी की विचारधारा से उतनी दिक्कत नहीं जितनी उसके निजी जीवन पर पाबंदियों से है। अच्छा। वो नियमों को तोड़कर जीवन का आनंद लेना चाहती है, खासकर पार्टी द्वारा बैन किए गए यौन संबंधों के जरिए। वो राजनीतिक क्रांति में नहीं, छोटे छोटे व्यक्तिगत विद्रोहों में यकीन रखती है। इंटरेस्टिंग। दो अलग तरह के बागी। और फिर है ओब्रायन। हाँ, ओब्रायन इनर पार्टी का सदस्य। विंस्टन उसे देखकर महसूस करता है कि शायद ओब्रायन भी उसकी तरह सोचता है। शायद वो भी पार्टी के खिलाफ है। एक उम्मीद सी जगती है विंस्टन के मन में। ओब्रायन का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है और रहस्यमय भी। वो विंस्टन की आशा और बाद में उसके पतन का कारण बनता है। और वो दो नाम जो छाए रहते हैं, बिग ब्रदर और गोल्डस्टीन। हाँ, बिग ब्रदर जो पार्टी का सर्वव्यापी चेहरा है, शायद असल में है भी नहीं, सिर्फ एक प्रतीक। और दूसरा नाम इमैनुअल गोल्डस्टीन, जिसे पार्टी अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। भगोड़ा, जिसने कथित तौर पर एक भूमिगत विद्रोही संगठन द ब्रदरहुड बनाया है। तो ये पार्टी लोगों पर कंट्रोल रखती कैसे है? सिर्फ नारों और बंटवारे से तो काम नहीं चलता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है निगरानी, सर्विलेंस। वो टेलीस्क्रीन? हाँ, हर घर में, हर दफ्तर में टेलीस्क्रीन लगे हैं। ये सिर्फ पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं दिखाते, बल्कि ये आपको देखते और सुनते भी हैं 24/7। ओह, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं आ सकता है। और इससे भी भयानक है विचार अपराध, यानी थॉट क्राइम की अवधारणा। सोचना भी जुर्म? हाँ, पार्टी के खिलाफ सोचना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कोई एक्शन लेना। इसके लिए थॉट पुलिस है, जो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकती है। आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, बच्चे भी? हाँ, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी आपकी जासूसी कर सकते हैं। उन्हें सिखाया ही यही जाता है। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। कोई निजी स्पेस ही नहीं। इसी माहौल में विंस्टन, जूलिया और ओब्रायन की कहानी आगे बढ़ती है। विंस्टन शुरू में जूलिया को शक की निगाह से देखता है। सोचता है कहीं वो थॉट पुलिस की जासूस तो नहीं। हाँ, बिल्कुल, डर इतना ज्यादा है। लेकिन फिर एक दिन जूलिया फिसल कर गिरती है। विंस्टन उसे उठाने जाता है तो वो चुपके से उसके हाथ में एक छोटा सा कागज थमा देती है। और उस पे लिखा था, आई लव यू। ये विंस्टन की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। उस दमनकारी दुनिया में प्यार का इजहार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। हाँ, बिल्कुल। यहीं से विंस्टन और जूलिया का गुप्त प्रेम संबंध शुरू होता है। वो छिप छिप कर मिलते हैं, पहले भीड़ में, फिर शहर के बाहर, और आखिरकार मिस्टर चैरिंगटन, एक बूढ़े एंटीक दुकानदार, हाँ, एंटीक दुकान वाला, हाँ, उसकी दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर लेते हैं। वो कमरा उनके लिए एक छोटी सी आजाद दुनिया बन जाता है, जहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं, जहां वो पल भर के लिए इंसान की तरह महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपने बताया कि उनके विद्रोह के तरीके अलग थे। क्या ये उनके रिश्ते में दिखता है? हाँ, दिखता है। विंस्टन इस रिश्ते को पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी देखता है। मतलब प्यार करना ही पार्टी के खिलाफ जाना है। जबकि जूलिया के लिए ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत संतुष्टि है, नियमों को तोड़ने का मजा। वो कहती भी है कि वो कई पार्टी सदस्यों के साथ सो चुकी है। ये उसका पार्टी को नीचा दिखाने का तरीका है। तो विंस्टन सिस्टम बदलना चाहता है। हाँ, और जूलिया बस उस सिस्टम के अंदर अपनी खुशी के रास्ते खोजना चाहती है। और ओब्रायन का क्या? विंस्टन की उम्मीद का क्या हुआ? हाँ, एक दिन ओब्रायन विंस्टन से संपर्क करता है। वो बातों बातों में ऐसा जाहिर करता है कि वो भी पार्टी से सहमत नहीं है। अच्छा। हाँ, और न्यूज़ पीक, जो पार्टी की नई भाषा है, उसके नए संस्करण पर बात करने के बहाने उसे अपने आलीशान अपार्टमेंट में बुलाता है। आलीशान? हाँ, मतलब इनर पार्टी वाला घर? बिल्कुल। विंस्टन जूलिया को भी साथ ले जाता है। ओब्रायन के घर का ठाट बाट देखकर वो हैरान रह जाते हैं। ऐसी सुविधाएं जो सिर्फ इनर पार्टी के सदस्यों को मिलती हैं। वहां ओब्रायन पुष्टि करता है कि वो ब्रदरहुड का हिस्सा है और वो पार्टी के खिलाफ है। तो विंस्टन की उम्मीद सच निकली। विंस्टन को तो यही लगता है, एक सपने के सच होने जैसा। उसे लगता है कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला है जो उसकी तरह सोचता है और जिसके पास वास्तव में कुछ करने की शक्ति है।
ओब्रायन उनसे भयानक सवाल पूछता है कि क्या वो ब्रदरहुड के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। धोखा देना, हत्या करना, यहाँ तक कि बच्चों पर एसिड फेंकना। और वो क्या कहते हैं? दोनों हाँ कहते हैं, विंस्टन भी, जूलिया भी। फिर ओब्रायन विंस्टन को एक किताब देता है, गोल्डस्टीन की किताब। हाँ, वही किताब जिसके बारे में पार्टी हमेशा चेतावनी देती रहती है। इमैनुअल गोल्डस्टीन की लिखी द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगार्किकल कलेक्टिविज्म। विंस्टन उसे अपने किराए वाले कमरे में छुपकर पढ़ता है। उसमें क्या लिखा होता है? क्या है उस किताब में? उस किताब में ओशिनिया और दुनिया के बाकी 2 सुपर स्टेट्स, यूरेशिया और ईस्ट एशिया की सच्चाई बताई गई है। ये समझाया गया है कि पार्टी कैसे सत्ता में बनी रहती है। अच्छा। किताब बताती है कि तीनों सुपर स्टेट्स की विचारधाराएं लगभग एक जैसी हैं और उनके बीच चल रहा युद्ध वो असल में झूठा है। झूठा युद्ध? क्यों? ये युद्ध सिर्फ इसलिए जारी रखा जाता है ताकि समाज में डर बना रहे, संसाधनों की कमी बनी रहे और लोगों का ध्यान बटा रहे। किताब ये भी बताती है कि पार्टी का असली मकसद सिर्फ सत्ता है, पावर। सत्ता, सिर्फ सत्ता के लिए? हाँ, सत्ता अपने आप में एक लक्ष्य है, किसी और चीज का साधन नहीं। और पार्टी ये सब करती है इतिहास को लगातार बदलकर, भाषा को कंट्रोल करके, न्यूज़स्पीक के जरिए और डबल थिंक को लागू करके। डबल थिंक, ये शब्द फिर से आ गया। ये क्या बला है? क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या कोई सच में एक ही वक्त पर 2 उल्टी बातें मान सकता है? ये किताब का सबसे डरावना मनोवैज्ञानिक पहलू है। डबल थिंक का मतलब है एक ही समय में 2 परस्पर विरोधी विचारों को मन में रखना और दोनों को स्वीकार करना। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे ये जानना कि पार्टी इतिहास बदल रही है और साथ ही ये मानना कि पार्टी ने जो नया इतिहास बताया है वही हमेशा से सच था। ये तर्क को नकारना है। पार्टी चाहती है कि लोग अपनी याददाश्त और तर्क पर भरोसा करना छोड़ दें और सिर्फ वही माने जो पार्टी कहती है, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, जहां विंस्टन काम करता है, वो इसी डबल थिंक की फैक्ट्री है। मतलब वहां सच को रोज बदला जाता है। हाँ, और सभी से उम्मीद की जाती है कि वो नए सच को ही असली माने। ये मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा है। लेकिन विंस्टन और जूलिया की आजादी, ये विद्रोह, ये किताब, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता है ना? नहीं, कैसे चल सकता था? जैसे ही विंस्टन किताब पढ़ के खत्म करता है, कमरे में छिपे टेलीस्क्रीन से आवाज आती है, मिस्टर चैरिंगटन, वो बूढ़ा दुकानदार। हाँ, वही शरीफ दिखने वाला बूढ़ा। वही, असल में थॉट पुलिस का एजेंट निकलता है। विंस्टन और जूलिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव ले जाया जाता है। नाम फिर से कितना भ्रामक है। मिनिस्ट्री ऑफ लव असल में पार्टी का यातना गृह है, टॉर्चर सेंटर। यहाँ असंतुष्टों को लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उन्हें ठीक किया जाता है। और यहाँ विंस्टन का सामना होता है ओब्रायन से। हाँ, लेकिन अब ओब्रायन का रूप बिल्कुल अलग है। वो विद्रोही नहीं बल्कि विंस्टन का मुख्य यातना देने वाला है, टॉर्चरर। क्या? हाँ, वो विंस्टन को बताता है कि ब्रदरहुड और गोल्डस्टीन की किताब सब कुछ पार्टी ने ही बनाया था ताकि उस जैसे विद्रोहियों को फंसाया जा सके। यानी सब कुछ एक जाल था। ओब्रायन, ब्रदरहुड, सब झूठ। किताब इसका सीधा जवाब नहीं देती और यही इसकी खूबी है। क्या पता ब्रदरहुड सच में हो या शायद ये पार्टी का ही एक और कंट्रोल का तरीका है। गोल्डस्टीन की किताब असली है या नहीं, ये भी पाठक पर छोड़ दिया गया है। लेकिन विंस्टन के लिए सच्चाई यही है कि ओब्रायन पार्टी का वफादार है और अब वो विंस्टन को तोड़ने वाला है। ये स्थिति किसी भी विद्रोह की नाजुकता को दिखाती है। ऐसे राज्य में आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई भी उम्मीद सच्ची है? मिनिस्ट्री ऑफ लव में विंस्टन पर हफ्तों तक भयानक अत्याचार होते हैं। पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, नींद पूरी नहीं होने दी जाती। और ओब्रायन उससे लंबी बातचीत करता है, उसे पार्टी की विचारधारा समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पार्टी का मकसद सिर्फ नेगेटिव ओबीडियंस नहीं है। वो नहीं चाहते कि लोग डर के मारे चुप रहें। तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोग दिल से पार्टी को माने, बिग ब्रदर से प्यार करें। उनका लक्ष्य है कन्वर्जन, रूपांतरण। प्यार करें टॉर्चर करके? हाँ, ओब्रायन विंस्टन के सामने पार्टी के असली मकसद को पूरी नग्नता से रखता है। वो कहता है, पार्टी सत्ता चाहती है सिर्फ सत्ता के लिए। हम दूसरों की भलाई में रुचि नहीं रखते, हम सिर्फ सत्ता में रुचि रखते हैं। भयानक। और फिर वो भविष्य की वो भयानक तस्वीर पेश करता है। यदि आप भविष्य की तस्वीर चाहते हैं तो कल्पना करें कि एक बूट हमेशा के लिए मानव चेहरे पर मोहर लगा रहा है। उफ, ये तो
रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल। ये पंक्तियां उपन्यास के सबसे प्रसिद्ध और डरावने उद्धरणों में से हैं। और विंस्टन का प्रतिरोध धीरे धीरे टूटने लगता है। पर आखिरी चोट बाकी है। उसे कमरा 101 में ले जाया जाता है। कमरा 101 मिनिस्ट्री ऑफ लव का सबसे भयानक हिस्सा। यहाँ हर कैदी को उसके सबसे बड़े डर का सामना कराया जाता है। सबसे बड़ा डर? हाँ, जो भी चीज उसे सबसे ज्यादा डराती हो। ओब्रायन जानता है कि विंस्टन का सबसे बड़ा डर चूहे हैं। चूहे? हाँ, वो एक पिंजरा लाता है जिसमें भूखे चूहे हैं और उसे विंस्टन के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगता है। और तब विंस्टन पूरी तरह टूट जाता है। वो चीखता है, ये जूलिया के साथ करो, मेरे साथ नहीं, जूलिया के साथ। ओह, उसने जूलिया को धोखा दे दिया। हाँ, उस एक पल में अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हुए वो उस एकमात्र व्यक्ति को धोखा दे देता है जिससे उसने शायद प्यार किया था। ये उसकी आत्मा का पूर्ण समर्पण है। उसने ना सिर्फ पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं, बल्कि अपनी इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी खो दिया है। ओब्रायन का काम पूरा हो गया। हाँ, पार्टी ने उसे पूरी तरह से जीत लिया है। तो ये सारी घटनाएं, ये किरदार, ये भयानक दुनिया, ये हमें क्या दिखाते हैं? हाँ। कौन से मुख्य विचार उभर कर सामने आते हैं? सबसे कई सारे हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट है संपूर्ण सत्तावादी नियंत्रण, टोटलिटेरियन कंट्रोल। पार्टी जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करती है, काम, घर, परिवार, यहाँ तक कि विचार और भावनाएं भी। हाँ, सच क्या है, इतिहास क्या है, ये सब पार्टी तय करती है। व्यक्तिवाद और निजी स्वतंत्रता को पूरी तरह कुचल दिया जाता है। दूसरा, निगरानी और भय, सर्वेलेंस और डर। टेलीस्क्रीन, थॉट पुलिस, जासूसी, ये सब डर का माहौल बनाए रखते हैं। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल। तीसरा, सत्य का हेरफेर, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ। इतिहास को बदलना, डबल थिंक, ये दिखाते हैं कि कैसे सत्ता सच को ही अपना हथियार बना लेती है। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, नियंत्रण के साधन के रूप में भाषा, लैंग्वेज एज कंट्रोल। पार्टी एक नई भाषा बना रही है, न्यू स्पीक। हाँ, न्यू स्पीक। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद भाषा को सरल बनाना नहीं था, बल्कि विचारों को सीमित करना था। शब्दों को कम करके, खासकर उन शब्दों को जो विद्रोह या स्वतंत्रता से जुड़े हों, जैसे फ्रीडम शब्द को ही खत्म कर दिया जाएगा। क्या? हाँ, पार्टी चाहती है कि लोग गलत विचार सोच ही ना पाएं। अगर किसी चीज के लिए शब्द ही नहीं होगा तो उसे सोचा कैसे जाएगा? ये तो बहुत ही डरावना विचार है, भाषा से ही सोच को कंट्रोल करना। है ना? और ये सिर्फ फिक्शन की बात नहीं, आज भी हम देखते हैं कैसे सीमित शब्दावली या खास तरह के कीवर्ड्स ऑनलाइन चर्चाओं को संकीर्ण बना सकते हैं। जटिल मुद्दों को समझना मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और पांचवा विषय, जो शायद सबसे दुखद है, वो है प्रेम और विश्वासघात, लव एंड बिट्रियल। विंस्टन और जूलिया का रिश्ता, जो विद्रोह का प्रतीक बनकर शुरू हुआ था, अंत में विंस्टन के टूटने और विश्वासघात का कारण बनता है। हाँ, ये विचार कि प्रेम जैसी गहरी और निजी भावना को भी राज्य द्वारा तोड़ा और हथियार बनाया जा सकता है, ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ये सब मिलकर अनियंत्रित शक्ति के खतरों के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी देते हैं। बिल्कुल। और उपन्यास का अंत, वो कैसा है? क्या कोई उम्मीद बचती है? अंत बेहद निराशाजनक है। विंस्टन को ठीक करके समाज में वापस छोड़ दिया जाता है। वो चेस्टनट ट्री कैफे में बैठा है, जिन पी रहा है, वो जूलिया से भी मिलता है, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं बचा है। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया था, वो इसे स्वीकार करते हैं। फिर टेलीस्क्रीन पर ओशेनिया की किसी सैन्य जीत की खबर आती है। विंस्टन ऊपर लगे बिग ब्रदर के विशाल पोस्टर को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है संघर्ष खत्म हो गया था। उसने खुद पर विजय पा ली थी। वो बिग ब्रदर से प्यार करता था। ये अंत पाठक को हिलाकर रख देता है। व्यक्ति की आत्मा पर पार्टी की पूरी और अंतिम विजय। कोई उम्मीद नहीं बचती। लेकिन शायद यही निराशा ऑरवेल की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो क्या हो सकता है। तो ऑरवेल का मुख्य संदेश यही है, अनियंत्रित सरकारी निगरानी, सेंसरशिप, सूचना का हेरफेर और स्वतंत्र विचार का दमन, ये सब मिलकर इंसानियत को, सच्चाई को और आजादी को खत्म कर सकते हैं। कुछ यादगार पंक्तियां जो इसी ओर इशारा करती हैं। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हाँ। स्वतंत्रता, ये कहने की स्वतंत्रता है कि 2 और 2 4 होते हैं। बिल्कुल। सच कहने की आजादी। और वो शक्तिशाली वाक्य जो अतीत को नियंत्रित करता है, वो भविष्य को नियंत्रित करता है, जो वर्तमान को नियंत्रित करता है, वो अतीत को नियंत्रित करता है। बिल्कुल।
और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। तकनीक ने निगरानी के नए तरीके दे दिए हैं। सूचना का हेरफेर ज्यादा आसान हो गया है। किताब किसी एक राजनीतिक विचारधारा पर हमला नहीं करती, बल्कि ये शक्ति के केंद्रीकरण और उसके दुरुपयोग के खतरों के बारे में यूनिवर्सल सवाल उठाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो कुल मिलाकर 1984 एक ऐसी दुनिया का खाका खींचता है जहां इंसानी रूह को पूरी तरह कुचल दिया गया है, जहां सत्ता ही परम सत्य है। ये एक भारी और बेचैन करने वाला अनुभव है, जैसा कि हमने इस चर्चा के जरिए महसूस किया। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। जो सीधे किताब से उठता है। हाँ जरूर। ऑरवेल ने नियंत्रण के जो तरीके बताए हैं, सूचना को तोड़ना मरोड़ना, लगातार नजर रखना, असहमति को दबाना, इन सब को देखते हुए आज के दौर में या किसी भी समाज में व्यक्तिगत सोच और आजादी को बचाने के लिए कौन सी चीजें, कौन सी सुरक्षा उपाय सबसे ज्यादा जरूरी हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।